Assalamualaikum class 8. How are you? I hope all of you are fine and enjoying the quarter. Let's start the study. Open your book. Today we are going to read the topic metals from the earth. Okay. इसका मतलब ये है कि आपने जो तमाम मेटल्स हैं वो हमारी ज़मीन के अंदर होती हैं, वो कैसे बाहर आती हैं, वो किस हालत में होती हैं ज़मीन में और कैसे निकाली जाती हैं. Let's start the reading. Only metals such as gold and silver at the bottom of the reactivity series can be found in rocks as the pure metals. यानी कि सिर्फ वो मेटल्स जो हमारी बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बॉटम में, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है और टिन है, वो क्या है कि प्योर फॉर्म में रॉक्स के अंदर प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं. ये क्या होते हैं? रॉक्स के अंदर प्योर फॉर्म या प्योर मेटल की सूरत में पाए जाते हैं. अदर मेटल्स आर फाउंड इन रॉक्स एज अ कंपाउंड कॉल्ड दी ओर्स. जबकि दूसरी मेटल्स होती हैं वो रॉक्स में कंपाउंड की सूरत में पाई जाती हैं, और इन कंपाउंड्स को जो 2-3 एलिमेंट्स का मिक्सचर, वो 2-3 एलिमेंट्स का मजमुआ होते हैं या कलेक्शन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? और कहते हैं. ठीक है. और ये जो बाकी दूसरी मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? एज अ कंपाउंड, जो कि और कहलाते हैं, सूरत में पाई जाती हैं. बिकॉज दीज मेटल्स आर रिएक्टिव एंड एट सम टाइम इन द पास्ट दे हैव reacted with elements like oxygen and sulfur to form compound sulfide and oxide. ओके. ये इसलिए ऐसा होता है कि ये जो उनसी मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो कि ऑक्सीजन और या सल्फ़र के साथ मिलकर सल्फाइड बना लेती हैं या ऑक्साइड बना लेती हैं, इसलिए ये एज आ और पाई जाती हैं. और ये अर्थ के किस हिस्से में ज़्यादा होता है ये काम, यानी कि सल्फाइड और ऑक्साइड बनने का या कंपाउंड बनने का, जहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर हाई होता है. ठीक है. सिर्फ जो सी रिएक्टिविटी सीरीज़ की बॉटम में मेटल्स हैं, गोल्ड और सिल्वर वगैरह हैं, वो अर्थ में प्योर फॉर्म में पाई जाती हैं, जबकि दूसरी मेटल्स जो सी हैं वो कंपाउंड की सूरत में पाई जाती हैं और उस कंपाउंड को और कहते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूसरी मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और वो जिन ज़मीन के हिस्सों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड और ऑक्साइड बना लेती हैं. ठीक है. सम ओर्स आर शोन इन द फोटोग्राफ्स. ये आप देख रहे हैं, आपको फ़ोटोग्राफ्स में नज़र आ रहा है. ये क्या चीज़ है? हेमाटाइट है, आयरन और है, बॉक्साइट है, एल्युमिनियम और है, मेनली एल्युमिनियम ऑक्साइड है. मैग्नीशियम क्लोराइड फाउंड इन द सी है. ये मैग्नीशियम क्लोराइड है जो कहाँ पाया जाता है? सी में होता है. द कंपाउंड विच गिव्स मोस्ट मैग्नीशियम. और ये क्या होता है? इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम हासिल होता है. इसके अलावा क्या है? कॉपर पायराइड्स है, जो कि कॉपर और है, मेनली कॉपर सल्फाइड पर कंसिस्ट करता है. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है? कॉपर सल्फाइड होता है. ओर्स आर माइंड फ्रॉम द ग्राउंड सो द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैम. अब जो ओर्स हैं वो ज़मीन के अंदर से प्रोसेस किए जाते हैं या निकाले जाते हैं और फिर वहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है. अच्छा, माइंस होते हैं कि यानी कि ज़मीन में खोल करके टनल बना ली जाती है, फिर उनमें से ओर्स को निकाला जाता है और ओर्स में से डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. हाउएवर सम ओर्स आर रनिंग आउट एंड वी नीड टू थिंक ऑफ वेज मेकिंग मोर इकोनॉमिकल यूज ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ ओर्स जो उनसे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इकोनॉमिकल तरीके से किस तरह से यूज़ में लाना है. रिसाइकलिंग स्क्रैप मेटल्स विल हेल्प सेव दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज. अब ये जो मेटल्स का स्क्रैप है उसको रिसाइकलिंग करके हम इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को सेव करने में हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. यानी कि हम जो मेटल्स हैं, जो स्क्रैप है मेटल्स का, उनको हम रिसाइकिल करके जो नेचुरल वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको सेव करने में हेल्प आउट कर सकते हैं. The decision whether or not to mine an ore depends on a number of things such as. ओके. अब हर ओर को निकालने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म का ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सी है फेस करनी पड़ती हैं. अब ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है हाउ मच और देयर इज़, के यानी कि कितना ज़्यादा यहाँ पर और पड़ा हुआ है या अमाउंट कितनी है और की,
और इसके ऊपर इसको निकालने में या इसको प्रोसेस करने में इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी। दूसरा है हाउ मच इट विल कॉस्ट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर एंड प्योरीफाई इट, और कितना ही एक्सपेंडिचर आएगा कि हम ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें और फिर उसके बाद मेटल को प्योरीफाई कर सकें। इफ़ देयर इज़ मार्केट फॉर द मेटल, क्या मार्केट वैल्यू है मेटल की, और इफ़ अ प्रॉफिट कैन बी मेड, या उस मेटल से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। द इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, और उस मेटल का हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। द डिसीजन वेदर और नॉट टू माइन एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ थिंग्स सच एज, अब यानी कि किसी भी और को माइनिंग के लिए या किसी भी और को प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ थिंग्स डिपेंड करता है। वो क्या है कि और कितना ज़्यादा है, अमाउंट में कितना है, इसको निकालने में या प्रोसेस करने में कितना ख़र्चा आएगा, या हम किसी भी मेटल को और में से निकालने में कितना एक्सपेंडिचर होगा, या इसको प्यूरीफाई करने में कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है मेटल की, और मेटल कितना प्रॉफिट देगी, और उस मेटल का इन्वायरमेंट पर इफेक्ट क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये रीडिंग अच्छी तरह से करनी है और अंडरस्टैंड करना है और अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।